नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और आप देख रहे हैं 5 की बात। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक अग्रिम जमानत दे दी है। साथ ही पाकिस्तान की एंटी करप्शन कोर्ट ने भी तोशखाना मामले में उनकी गिरफ्तारी के वारंट को रद्द कर दिया है। नवाज शरीफ को प्रोटेक्टिव बेल दी गई है, जिसका मतलब है कि अगले हफ्ते होने वाली अदालती सुनवाई से पहले उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी है। उनके वतन लौटने से पहले कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। अर्जी के मुताबिक नवाज अदालत के सामने सरेंडर करने और कानून की उचित प्रक्रिया पर अमल करने के लिए अग्रिम जमानत की मांग कर रहे थे। अर्जी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज को एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने से रोकने की हिदायत देने की मांग की गई, ताकि उन्हें अदालत के सामने सरेंडर करने की इजाजत मिल सके। 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ 4 साल बाद अपने वतन लौट रहे हैं। 7 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद 2019 में नवाज इलाज के लिए लंदन चले गए थे। तो नवाज शरीफ अपने वतन वापसी की तैयारी में हैं और 24 अक्टूबर तक अग्रिम जमानत उन्हें मिली है अदालत से। साथ ही पाकिस्तान की एंटी करप्शन कोर्ट ने भी तोशखाना मामले में उनकी गिरफ्तारी के वारंट को रद्द किया है। नवाज शरीफ को प्रोटेक्टिव बेल दी गई है, जिसका मतलब ये है कि अगले हफ्ते होने वाली अदालती सुनवाई से पहले उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी है। उनके वतन लौटने से पहले उनको अदालत से बड़ी राहत मिली है। अर्जी के मुताबिक नवाज अदालत के सामने सरेंडर करने और कानून की उचित प्रक्रिया पर अमल करने के लिए अग्रिम जमानत की मांग कर रहे थे और अर्जी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज को एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने से रोकने की हिदायत देने की मांग की गई थी, ताकि उन्हें अदालत के सामने सरेंडर करने की इजाज़त मिल सके। और अब खबर है कि पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को अपने देश लौटेंगे। 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे शरीफ 4 साल बाद अपने देश लौट रहे हैं। 7 साल की सज़ा सुनाए जाने के बाद 2019 में वो इलाज के लिए लंदन चले गए थे और अब उनकी वापसी उनके देश में हो रही है। और अब हम ज़्यादा बातचीत के लिए चलते हैं मुनीज़े जहांगीर के पास, जो इस वक्त दुबई में है। मुनीज़े, आपके पास इस वक्त क्या इन्फॉर्मेशन है? मुनीज़े, कब तक नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और इस वक्त कहाँ हैं? जी मियां, नवाज शरीफ की आज बहुत मसरूफ दिन उनका गुजरा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो उनकी पार्टी है, उनके वर्कर्स और सेनेटर्स जो है इधर दुबई आए हुए थे और एक हाई ऑफिशियल के साथ जो है हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की मीटिंग इधर दुबई के अंदर हुई है। कल सुबह दुबई टाइम 9 बजे जो है वो एक खास तैयारे के जरिए पाकिस्तान लाहौर वापस पहुंचेंगे, जिस तैयारे के अंदर 170 लोग उनके हमराह होंगे, जिसमें 25 से 28 जो है वो सिर्फ सहाफी होंगे, पत्रकार होंगे, तो मीडिया पर्सन होंगे। तो कल की जो मियां नवाज शरीफ साहब की है वो ये मसरूफियात होंगी। एक दफा जब वो लाहौर पहुंचेंगे तो वो एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे मीनारे पाकिस्तान के ऊपर लाहौर के अंदर, जहां पे उनकी पूरी तैयारियां जो है वो लाहौर में इस वक्त जारी हैं और बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद के अंदर कारकुनान और लीडर जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट पे उनका खैर मकदम करेंगे और फिर मीनारे पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा जलसा भी मुनक्किद किया जाएगा। जी, बहुत मसरूफ रहने वाले हैं नवाज शरीफ मुनीज़े, लेकिन उनका लौटना पाकिस्तान में इस वक्त क्या मायने रखता है पॉलिटिकली? देखिए, उनका इस वक्त लौटना पाकिस्तान के अंदर बहुत अहम मायने रखता है, इसलिए चूंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं उसके अंदर उनमें से वो एक है इमरान खान, जो इस वक्त पाबंदे सलासल हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे है, और दूसरे हैं मियां नवाज शरीफ साहब। अब इलेक्शन की डेट तो दे दी गई है कि जी जनवरी में होंगे, मगर बिलखसूस जो तारीख है वो नहीं दी गई कि कौन सी तारीख को होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान वापस आना तो एक वक्त का जबर भी होता है, और वक्त का जबर के तहत ये कहा जा रहा है कि जब मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे तो सियासी सरगर्मियां जो हैं वो तेज होंगी और एक प्रेशर पड़ेगा हुकाम के ऊपर
कि वो इलेक्शंस की तारीख जो है अनाउंस करें और इलेक्शंस जो है वो कराएं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अभाम है कि क्या इलेक्शंस हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, और इसमें मियां नवाज शरीफ साहब का सियासी मंजरनामे से बाहर होना बहुत ही परेशान कुन है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत चाहते हैं या कि इलेक्शंस चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं बाकी सियासी जमातों के साथ, तो वो उनको मुतहरिक करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे और सियासी अमल की तरफ जो है तवक्को की जा रही है कि वो जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो उनकी जमात है उनका मौकफ रहा है कि इलेक्शन हो जाने चाहिए और इलेक्शंस को मजीद फरवरी के आगे डिले नहीं किया जा सकता। मगर मौलाना फजल रहमान जो JUIF के लीडर हैं, जिनका असर रसूख जो है ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, उनका ये कहना है कि जनवरी फरवरी के अंदर इलेक्शंस नहीं होने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में बर्फबारी हो रही होती है और सर्दी के अंदर लोग आके जो है अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते। तो इस वक्त इलेक्शन की तारीख के ऊपर अभाम है। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सवाल है, वहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब एक ही इंसान के लिए इलेक्शन डिले किए जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर नवंबर में होने थे, इसी साल नवंबर में होने थे, मगर अभी तक हुए नहीं। उसके हवाले से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की गई है और उसकी जो सुनवाई है वो मंडे को होगी। जी, एक आखिरी सवाल मुनीज़े, इस वक्त नवाज शरीफ दुबई में है, कल किस वक्त वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और एक बार फिर हमारे दर्शकों के लिए बता दें कि वहां पर क्या तय हुआ है, क्या होने वाला है पाकिस्तान में जब वो लौटेंगे वहां पर। जी, जो इस वक्त तयशुदा बात है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ एक खास तैयारे के ऊपर जो है वो परवाज करेंगे और उसके साथ उनके 170 जो है उनके साथी उनके साथ होंगे, जिसके अंदर 25 से 28 सहाफी जो है वो उनके साथ होंगे, जिनमें से एक हम भी होंगे। हम भी उनके साथ रिपोर्टिंग करेंगे, उनकी जो ये परवाज है उसके ऊपर रिपोर्टिंग करेंगे और फिर वो लाहौर जो है उनकी आमद होगी। लाहौर के अंदर जब वो लैंड करेंगे तो उसके बाद एक जुलूस की शक्ल में, एक बड़े जुलूस की शक्ल में वो मीनारे पाकिस्तान का रुख करेंगे, जहां पे एक बहुत बड़ा जलसा जो है वो मुनक्किद किया जाएगा और मियां नवाज शरीफ साहब वहां पे तकरीर करेंगे। जो अभी तक हमारे पास इतलात हैं वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब इसलिए पाकिस्तान वापस आ रहे हैं कि वो एक तो अपने आप को सरेंडर करेंगे। मंडे को उनका बल्कि ट्यूसडे को उनका एक केस लगा हुआ है अदालत में इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे, वहां पे अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। और भी कुछ उनके ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर वो इस्लामाबाद में अपने आप को सरेंडर करेंगे और अपने केसेस का जो कानूनी चाराजोई उनके खिलाफ हो रही है उसका सामना करेंगे और उम्मीद करेंगे, उनकी उम्मीद है और कह चुके हैं कि वो उम्मीद करेंगे कि ये कानूनी चाराजोई जो है वो मुकम्मल हो जाए ताकि जनवरी या फरवरी के अंदर इलेक्शंस के अंदर वो ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी, अपडेट और चर्चा के लिए मुनीज़ जहांगीर आपका दुबई से। और अब सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार जो पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब के पास। इम्तियाज़ जी, आप क्या सिंबलाइज करता है पाकिस्तान के लिए इस वक्त और पाकिस्तानी आवाम के लिए इस वक्त नवाज शरीफ का देश लौटना? देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि नवाज शरीफ साहब 4 साल फ्यूजिटिव के तौर पे रहने के बाद, एब्सकॉन्ड करने के बाद पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा है। यानी एक कॉन्विक्ट थे और इलाज के लिए गए थे देश से बाहर और अभी जब आएंगे तो जेल जाने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि वो अपना जो बॉन्ड था कि 6 हफ्ते के बाद वापस आएंगे, बिकॉज ही वेंट फ्रॉम द जेल, तो वो वापस जेल जाएंगे, लिहाजा वो भी नहीं होगा क्योंकि उनको पूरी जुडिशरी में मिल गई हैं, बेल्स मिल गई हैं, 24 को उनके केसेस हैं। अब जो आप अभी पूछ रही थी कि सिंबलाइज क्या करता है, देखिए नवाज शरीफ और उनका पूरा जो परिवार है, इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, ये सब एक खास माइंडसेट के नुमाइंदगी करते हैं। इसको बिलावल ने खुद कहा था, ये पुराना पाकिस्तान है। पुराना पाकिस्तान जो लास्ट ईयर कोई जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने तो उसमें बिलावल जरदारी ने पार्लियामेंट में स्पीच की और कहा कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। तो ये वो पुराना पाकिस्तान है जिसमें जो कि इस वक्त सिसक रहा है, जिसकी इकोनॉमी इस वक्त बड़े बुरे हालात में है, जिसके गवर्नेंस के इंडिकेटर्स जो है बिल्कुल नीचे गए हुए हैं।
हम इस वक्त 23rd IMF प्रोग्राम में हैं, तो नवाज शरीफ साहब उस पुराने माइंडसेट की, पुराने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वो एक नए माइंडसेट के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं, एक ऐसे माइंडसेट के साथ जिसमें जो रिलीफ है वो इलीट्स की तरफ जाने की बजाय आवाम की तरफ, जो आम लोग हैं उनकी तरफ जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त जो खास तौर पे जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो इतने गहरे हो चुके हैं कि किसी एक शख्सियत का, किसी एक जो सियासतदान है उनका ये काम, उनके बस की बात नहीं है। इस वक्त हमें एक बहुत कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। वो कलेक्टिव एफर्ट्स मौजूदा हालात में कम से कम उस वक्त ही हो सकेंगी जब पूर्व हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनको भी बाहर निकाला जाए, उनकी पार्टी को कुछ रिलीफ दिया जाए, ताकि एक इंक्लूसिव इलेक्टोरल प्रोसेस की तरफ हम बढ़ सके। अगर वो नहीं होता, इंक्लूसिव इलेक्टोरल प्रोसेस, तो फिर ये जो स्टेट और सिटीजन्स के दरमियान जो एक फासला है, डिस्कनेक्ट है, वो रहेगा। जो पाकिस्तान को चाहिए स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वो नहीं आ सकेगी। तो ये एक बहुत बड़ा इस वक्त सवाल है जो हम सबके सामने है कि नवाज शरीफ साहब क्या जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम जो सुन रहे हैं लाहौर में, पंजाब में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको ये पाबंद किया गया है कि आपने नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना है, उनको वेलकम करना है, उनके जलसे में जाना है। तो ये कोई आसार अच्छे नहीं है। ये आसार उसी पुराने पाकिस्तान के हैं जिसकी वजह से इस देश में इस वक्त आर्थिक इश्यूज भी हैं, पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, और एक सोशल डिस्कनेक्ट भी है बिटवीन स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड पीपल। जी इम्तियाज साहब, तो क्या पोजीशन लेकर आपको लग रहा है नवाज शरीफ लौट रहे हैं पाकिस्तान? क्या वो एक तरह से एक ये भरोसा दिखाना चाहते हैं कि मुझे डेमोक्रेटिक सिस्टम में भरोसा है, मुझे देश की अदालतों में, उनके कोर्ट्स में भरोसा है, इसलिए मैं लौट रहा हूं? किस पोजीशनिंग के साथ वो लौट रहे हैं? ये तो मेरा ख्याल एक बहुत बड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग हुई है बिटवीन नवाज शरीफ और हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, क्योंकि तो आने से एक हफ्ता पहले ही इन्होंने बहुत एक जोरदार बयान दिया था कि मैंने तमाम जर्नलों की, जितने भी जर्नल थे उनकी हमने अकाउंटेबिलिटी करनी है। और फिर उनको, नवाज शरीफ को और उनकी जो बेटी हैं मरियम नवाज को, दोबारा जाना पड़ गया था लंदन उनको चुप करवाने के लिए। तो ही बेसिकली बैक्ड आउट, जो उन्होंने कहा था कि जब तक, बेसिकली उनका दिल में, दिमाग में अभी भी यही है कि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी उन तमाम लोगों की जिन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिरेल किया है, उस वक्त तक पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं करेगा। तो अब वो अपने पीछे हट के पाकिस्तान वापस तो आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या उनको एक फ्री हैंड मिलेगा अगर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के नतीजे में वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जो हमारे आर्थिक इश्यूज हैं उसकी वजह से एक बनी हुई है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। वो एक लिहाज से एक सुपर गवर्नमेंट है, एक सुपर स्ट्रक्चर है। अब सवाल ये होगा कि जब अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं नवाज शरीफ या उनके भले शहबाज शरीफ बनते हैं, तो क्या वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को ओवर रूल कर सकेंगे, या फिर यह है कि वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम अपना करते रहेंगे जबकि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल अपना काम कर रहेगी जो वो समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी और चर्चा के लिए इम्तियाज गुल साहब। तो नवाज शरीफ कल पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, इस वक्त वो दुबई में हैं और उसके बाद उनकी पॉलिटिकल रैली भी वहां होनी है और तमाम कार्यक्रम का भी आयोजन है। अब देखना होगा कि एक राजनीतिक ज़मीन की तलाश में पहुंच रहे नवाज शरीफ के लिए कितनी गुंजाइश इस वक्त के पाकिस्तान में बनती है। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। आज है 14वां दिन इजराइल हमास युद्ध का, तो वहां की अपडेट्स कुछ ही पलों में। और
इजराइल हमास युद्ध का आज 14वां दिन है। युद्ध में मरने वालों की जो तादाद है वो 5000 के पार जा चुकी है। गाजा में अब तक 3785 लोगों की मौत की खबर है। 12500 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मलबे में 1300 लोगों के दबे होने की आशंका भी है। इजराइल में अब तक 1400 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा के कब्जे में अब भी 200 इजरायली बंधक हैं। 100 से 200 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। गाजा को अब भी मानवीय मदद का इंतजार है और सीमा पर सामान के साथ खड़े हैं सैकड़ों ट्रक जो अंदर जाने के इंतजार में हैं। गाजा में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। इजरायली नेता में गुस्से में बेकाबू ना हो, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। हमास और रूस दोनों लोकतंत्र नष्ट करने पर तुले हैं, बाइडेन ने कहा है। साथ ही बंधक अमरीकियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, कहना है अमरीकी राष्ट्रपति का। इजरायल के समर्थन में खड़े हैं अमरीका और ब्रिटेन। ऋषि सुनक इजरायल के पीएम राष्ट्रपति से भी मिले। रूस ने मिस्र के रास्ते 27 टन की मदद गाजा भेजी हुई है। इजरायल हमास युद्ध पर कई देशों में प्रदर्शन भी इस वक्त चल रहे हैं। Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. Hamas' stated purpose for existing is the destruction of the state of Israel and the murder of Jewish people. Hamas does not represent the Palestinian people. Hamas uses Palestinian civilians as human shields, and innocent Palestinian families are suffering greatly because of them. इजरायल के हमलों से जूझ रहे गाजा के लोग बेसब्री से मदद और राहत सामग्री का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अब खबर आ रही है कि आज गाजा में मदद की पहली खेप पहुंच सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिस्र को रफा बॉर्डर खोलने के लिए तैयार कर लिया। हालांकि उन्होंने कहा कि मदद हमास के हाथ नहीं लगनी चाहिए। गाजा से लगी मिस्र की रफा क्रॉसिंग पर सैकड़ों ट्रक खड़े हुए हैं। कई देश लगातार गाजा के लिए मदद भी भेज रहे हैं। तुर्की, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, रूस समेत कई देशों के सैकड़ों ट्रक बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहे हैं। रूस ने 27 टन मदद गाजा के लोगों के लिए भी भेजी है। और गाजा के पीड़ितों के लिए जल्द ही मदद पहुंचाने का काम शुरू हो जाएगा। आज वहां मदद की पहली खेप पहुंच सकती है। इसके लिए मिस्र को रफा सरहद खोलने को तैयार भी कर लिया गया है। गाजा से लगी मिस्र की रफा सरहद पर सड़कों ट्रक खड़े हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि इन्हें भीतर जाने का रास्ता मिल सकता है। मिस्र गाजा के लिए रफा की राह खोलने को तैयार हो गया है। गाजा के लिए $10 मिलियन की मदद का ऐलान करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये जानकारी भी दी। 220 trucks. This has been a very blunt negotiation I've had, and so we want to get as many of the trucks out as possible. There's, I guess, 150 or something there. Not all of them will go. The first tranche, if there's a second tranche, see how it goes. The commitment is, if in fact they cross the border, the UN is going to be on the other side. इस बीच गाजा के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बिजली, पानी, राशन, दवा, ईंधन कुछ भी नहीं है। अस्पतालों में इलाज के लिए दवाएं और उपकरण तक नहीं हैं। बच्चों की जरूरी सर्जरी भी बिना एनेस्थीसिया करनी पड़ रही है। इस हालात में कई देश और संगठन वहां का संकट समझते हुए सैकड़ों टन जरूरी मदद भेज रहे हैं। तुर्की, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, रूस और कई देशों की राहत सामग्री के साथ ट्रक और जहाज खड़े हैं। रूस ने 27 टन मदद भेजी है। अब इस मदद को गाजा पहुंचाने के लिए रफा का रास्ता खोलने पर सहमति बन गई है। पहली खेप में 20 ट्रक शुक्रवार को दाखिल होने जा रहे हैं। वैसे 100 से ज्यादा ट्रकों को ले जाने की मंजूरी मिल चुकी है। सवाल ये है कि क्या इजराइल इन्हें ठीक से जरूरतमंदों तक पहुंचने देगा। इजराइल का कहना है कि ये मदद हमास के हाथ लग सकती है। ISIS और हमास के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे साथ आइए। आर्थिक तौर पर हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि इसमें सबका फायदा है। दरअसल ये मदद सिर्फ गाजा के लोगों तक नहीं पहुंचेगी। इसका फायदा अमेरिका और उसके सहयोगियों को भी मिलेगा, जिनसे फिलहाल अरब देश नाराज हैं।
हमास और इजराइल के बीच में चल रहे युद्ध के बीच कम से कम दुनिया भर में इस बात पर तो आम राय होनी चाहिए कि मानवीय मदद जो वहां पर पहुंचनी है वो सही समय पर पहुंचे, क्योंकि अगर ये मदद सही समय पर नहीं पहुंचेगी तो न सिर्फ उस इलाके में बीमारियां बढ़ेंगी, मौतों में और ज़्यादा इजाफा होगा, कुपोषण बढ़ेगा, बल्कि कट्टरता भी उस इलाके में ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कोलकाता हाईकोर्ट के एक आदेश पर बहस शुरू हो चुकी है। रेप के एक मामले में हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था। इस दौरान अदालत ने कहा कि लड़कियों को अपनी इच्छा को काबू में रखना चाहिए। कोर्ट ने लड़कों से कहा कि वो लड़कियों और महिलाओं का सम्मान करें, गरिमा में शारीरिक आज़ादी को भी इज्जत दें। इस मामले पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। देखिए, मामला काफ़ी संगीन मामला है। मामला इस बात की है कि आरोपी इस मामले में जब वो अडल्ट नहीं थे, जब वो माइनर थे, तब उनका और जो यहाँ पे केस में और जो पार्टीज़ है उनके बीच में कोई अफेयर हुआ था, लव अफेयर, जिसकी वजह से उनके बीच में शारीरिक संपर्क भी था। और इस मामले में आरोपी को पॉक्सो केस के अंदर उनके खिलाफ मामला चलाई गई थी और उनको जेल में भेजा गया था। तो इस मामले में कोर्ट ने इनको एक्विट करते हुए ये कहा कि देखिए, जो महिला है इस मामले में, उन्होंने कहा है कि ये कंसेंशुअल था और इस देश में जो कानून है वो अगर माइनर्स के साथ कुछ शारीरिक संपर्क होता है तो उसमें उसको क्राइम या जुर्म की नज़र से देखा जाता है। तो कोर्ट ने कहा है कि ये जो सोच है और ये जो एडोलेसेंट्स के बीच में अगर शारीरिक संपर्क होते हैं, जब उनके प्यूबर्टी के बाद हार्मोन्स डेवलप होते हैं, तो इसको अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। और कई सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस इस मामले में किया गया है और कुछ कोर्ट ने गाइडलाइंस भी दिया है। जैसे उस कोर्ट ने कहा है कि इट इज़ द ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी फीमेल एडोलेसेंट प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटेग्रिटी ऑफ अ बॉडी, प्रोटेक्ट हर डिग्निटी ऑफ सेल्फ वर्थ, थ्राइव फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ सेल्फ ट्रांसेंडिंग जेंडर बैरियर्स। और साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि कंट्रोल सेक्सुअल अर्जेस एज इन द आईज ऑफ सोसाइटी, शी इज अ लूजर व्हेन शी गिव्स इन टू एंजॉय सेक्सुअल प्लेजर ऑफ हार्डली 2 minutes। तो कोर्ट ने कहा है कि कुछ समय के लिए आपको सेक्सुअल प्लेजर एंजॉय करने के लिए सोसाइटी आपको एक अलग नज़र से देखते हैं। अगर आप जब माइनर हो, आप कोई शारीरिक संपर्क किसी से रखते हो तो इसीलिए इस जो जजमेंट है ये काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग है। कुछ हद तक ऐसे भी कहा जा रहा है कि शायद इसमें और वर्डिंग थोड़ा और बेटर हो सकता है। ये लीगल ओपिनियंस की मामला है, लेकिन साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मेल एडोलेसेंट टू रिस्पेक्ट द अफोर्सेड ड्यूटीज ऑफ अ यंग गर्ल वुमन एंड ही शुड ट्रेन हिज माइंड टू रिस्पेक्ट वुमन, हर सेल्फ वर्थ, हर डिग्निटी, प्राइवेसी एंड राइट टू ऑटोनॉमी ऑफ अ बॉडी। तो कोर्ट ने इस मामले को काफ़ी डीपली देखे हैं, स्टडी किए हैं और बाद में बताया है इस मामले को नज़र रखते हुए कि क्रिमिनल एक्ट जिसे माना जाता है, जुर्म जिसे माना जाता है, अगर माइनर्स के बीच में शारीरिक संपर्क होते हैं तो इसको शायद कानून को अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खासकर कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के कबूलनामा सामने आने के बाद महुआ मोइत्रा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। संसद की एथिक्स कमेटी 26 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करने वाली है। एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा है कि मामला अब प्रथम दृश्य से आगे निकल चुका है। हमें दर्शन हीरानंदानी का हलफनामा मिला है, हम दर्शन हीरानंदानी को समन कर सकते हैं। पहले निशिकांत दुबे और देहद राय को बुलाया है। सभी पक्षों के
साक्ष्य रिकॉर्ड करने के बाद महुआ मोइत्रा को बुलाएंगे। हम इसी लोकसभा कार्यकाल में जांच शुरू करेंगे और खत्म भी करेंगे। जो आरोप लगे हैं महुआ मोइत्रा पर, गंभीर आरोप बताए जा रहे हैं, एथिक्स कमेटी इसको किस तरह से देखती है? देखिए, निश्चित रूप से महुआ मोइत्रा पे बहुत गंभीर आरोप हैं। उसको लेके निशिकांत जी के द्वारा और सम्मानित वकील के साहब के द्वारा स्पीकर महोदय को एक पत्र दिया गया है और लोकसभा स्पीकर उस पत्र को एथिक्स कमेटी को रिफर किए हैं। उस पत्र को लेके 26 तारीख को निशिकांत जी को और उनको दोनों लोगों को कमेटी के सामने उपस्थित होके जो भी साक्ष्य उनके पास है उनको दिखाने के लिए कहा गया है, प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ उनके बयान को दर्ज कराने के लिए भी निशिकांत जी को भी निर्देश दिए। जी, एथिक्स कमेटी किस रूप से इसको देखती है? मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि कल दर्शन हीरानंदानी ने भी एथिक्स कमेटी को अपना एक एफिडेविट भेजा है और ये भी कहा है कि उन्होंने महुआ मोइत्रा का लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज़ किया था अपना सवाल डालने के लिए, जो एक कॉर्पोरेट हाउस को टारगेट करते हुए है और उनको बेनिफिट करते हुए है। हीरानंदानी साहब का एफिडेविट भी एथिक्स कमेटी को प्राप्त हो चुका है। अब निशिकांत जी के बयान के बाद अगर आवश्यकता पड़ेगी तो कमेटी अगर निर्णय लेगी तो जो लोग भी पक्षकार हैं उनका भी बयान दर्ज किया जाएगा और पूरे मैटर को एग्जामिन करने के बाद ही कमेटी कोई निर्णय लेगी। 2005 में देखा गया था विनोद जी कि जो स्टिंग ऑपरेशन में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद दिखे थे, उन पर कार्रवाई एक इंडिपेंडेंट कमेटी ने किया था, पवन कुमार बंसल जी की कमेटी ने किया था और उसके बाद फिर फैसला सदन में हुआ था। यहाँ पर क्या आप महुआ मोइत्रा को भी बुलाएंगे अपीयर करने के लिए, क्योंकि आपका कहना है कि दर्शन हीरानंदानी का एफिडेविट रिसीव हो गया है एथिक्स कमेटी के पास? ये देखिए, कमेटी निर्णय लेगी, निशिकांत जी के पत्र को संज्ञान लेकर उसका एग्जामिन करेगी, हीरानंदानी जी का जो एफिडेविट है उसका एग्जामिन करेगी और आवश्यकता पड़ेगा तो महुआ मोइत्रा को भी बुलाया जाएगा, उनका भी पक्ष जाना जाएगा कि उन पर जो भी चीजें आई हैं वो उसके बचाव में या उसके में क्या कहना चाहते हैं, उनका भी पक्ष सुना जाएगा। जी, उनका भी पक्ष सुनने के बाद ही कोई निर्णय लेगा। जी, तो कोई टाइमलाइन पर एथिक्स कमेटी काम करेगी? क्योंकि जो 17वां संसद है, जो ये 17th लोकसभा है, वो तो अभी कुछ महीने में ही खत्म हो जाएगा। 2024 का चुनाव आने वाला है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बात देश में कही है, जो हम शुरू करते हैं खत्म भी हम ही करेंगे। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे विनोद जी, हम जानते हैं आप बहुत बिजी हैं, मेरा सवाल ये होगा कि पार्लियामेंटेरियंस का क्लियर लिखा हुआ है डूज एंड डोंट्स, क्या इसमें प्राइमा फेसाई आपको लगता है एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी कि कुछ जो है वो आरोप जो है उसमें सवाल उठ सकते हैं? देखिए, प्राइमा फेसी अगर ना बनता तो फिर हम लोग नोटिस ही न देते। अब तो विषय जहाँ तक मुझको लगता है मामला प्राइमा फेसी से ऊपर जा चुका है। जब हीरानंदानी ने स्वयं एफिडेविट दे के कोई बात कही है तो अब तो एग्जामिन करना है उनका। और पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में दर्शन हीरानंदानी ने अपना हलफनामा सार्वजनिक भी किया, जिसके मुताबिक टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उन्हें अपने संसद के अकाउंट के लॉगिन और पासवर्ड दिए। साथ ही दर्शन हीरानंदानी ने माना कि उन्होंने महुआ मोइत्रा के अकाउंट पर सवाल भी अपलोड किए। मैंने अदानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए सवाल भेजे, अपुष्ट जानकारियों के आधार पर सवाल पोस्ट करता रहा। राजनीति में तेजी से तरक्की चाहती थी महुआ मोइत्रा। तेजी से तरक्की के लिए पीएम मोदी को बनाया था निशाना। प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाने के लिए अडानी को भी टारगेट किया गया। मोदी अडानी को टारगेट करने के लिए महुआ राहुल गांधी के लगातार संपर्क में भी थी। और इस पूरे मामले पर लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि बालू के भीत पर खड़ी इमारत भरभरा कर गिरती है। आपकी लड़ाई संसद की गरिमा बचाने की है। ये कठिन लड़ाई महुआ के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की आत्मा यानी गरीब की आवाज़ को बचाने वाली संसद को कुछ लोग जो बेच रहे हैं उनके खिलाफ है। इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। जिस पार्टी की नेता केवल साड़ी व चप्पल पहनती हैं उस पार्टी की सांसद एलवी गुची जबरदस्ती दोस्तों से लेकर बंगाली संस्कृति की दुहाई देती हैं। मेरी मौसी
महिषादल राज्य बंगाल की रानी थी, इस कारण मुझे भी बंगाल की संस्कृति की जानकारी है। ये महिला बंगाल के लोगों को भी गाली दे रही हैं। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं हो सकता। और इस मामले में शिकायतकर्ता जय अनंत देहदराई ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कल दोपहर मुझे मजबूर करने की कोशिश की गई कि मैं सीबीआई में दाखिल की गई अपनी शिकायत और निशिकांत दुबे को लिखे पत्र को वापस लेने के लिए मजबूर करने का प्रयास मुझे किया गया। मैंने सीधे मना कर दिया। मैं सीबीआई को पूरा विवरण दूंगा। मैसेंजर पूरी तरह से निर्दोष है, लेकिन आपको उनके बारे में सब कुछ बताता है। और दर्शन हीरानंदानी का हलफनामा सामने आने के बाद जहां महुआ मोइत्रा बीजेपी के निशाने पर हैं, वहीं दूसरे दलों के नेता सधी हुई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर दे रहे हैं। सारा विषय सामने आना चाहिए, क्योंकि संसदीय प्रणाली में घूसखोरी की कोई स्थान नहीं है। तो उसकी जो कानूनी प्रक्रिया होगा, पार्लियामेंट ने पिछले दिनों में भी उसके ऊपर बहुत उदाहरण रखा है। वो सारा विषय पहले एथिक्स कमेटी के सामने पूरा स्पष्ट हो। एथिक्स कमेटी एक योग्य कमेटी है, लोकसभा के अध्यक्ष जी ने उसको काम दिया है, वो करे पहले काम। मेरा अभी भी मानना है, मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूँ कि हमारी एक कमेटी है, एथिक्स कमेटी, वो इसको एग्जामिन करेगी, लेकिन उसके पास सारे कागजात होंगे। एक व्यक्ति का एक वर्जन एक रात पहले कुछ और होता है, उसी व्यक्ति का दूसरा वर्जन दूसरी रात और होता है, और जिसमें कई सारी ऐसे तथ्य उस पत्र में दिए गए हैं मिस्टर हीरानंदानी द्वारा, जिसकी कोई उसमें जगह नहीं थी। जैसे प्रधानमंत्री जी को बहुत पवित्र बताना और ये कहना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी इसमें। तो जाहिर है कि इस अफसाने में बहुत गंभीरता से हर पहलू की जांच होनी चाहिए और वो जांच निष्पक्ष हो, ये हम चाहेंगे। मोइन मित्रा जी संसद की बहुत मुखर सांसदों में से एक हैं, टीएमसी की प्रमुख नेता हैं। उनकी आवाज़ जनता की आवाज़ है संसद के अंदर, लिहाजा मामला बहुत गंभीर है। मामला सारा चूँकि एथिक्स कमेटी को सौंपा गया है, जिसमें वरिष्ठ सांसदों की हिस्सेदारी होती है। मुझे उम्मीद है कि एथिक्स कमेटी सब लोगों से, संबंधित पक्षों से बातचीत करके कोई इसमें उचित फैसला लेगी। और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे से जुड़े खुलासे के बाद टीएमसी की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखित जवाब दिया है, जिसमें पीएमओ पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही हलफनामे को लेकर भी सांसद महुआ मोइत्रा ने कई सवाल उठाए हैं। और महुआ मोइत्रा ने पूछा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने दर्शन हीरानंदानी से जबरन हलफनामा लिखवाया। एक सादे कागज पर लिखवाकर हीरानंदानी से हस्ताक्षर कराए गए। हीरानंदानी का हलफनामा जानबूझकर प्रेस में लीक किया गया। हीरानंदानी सीबीआई, किसी जांच एजेंसी या संसदीय आचार समिति से तलब नहीं हुए हैं। हीरानंदानी ने यह हलफनामा किसे दिया है? हीरानंदानी ने अगर हलफनामा दिया है तो ये नोटरी पेपर या लेटर हेड पर क्यों नहीं है? हीरानंदानी ने सोशल मीडिया पर हलफनामा पोस्ट नहीं किया। ये हलफनामा मीडिया के कुछ गिने चुने वर्ग को लीक किया गया। ये एक प्ली बार्गेन सिलेक्टिव लीक है। ये अडानी समूह पर सवाल करने वाले राजनीतिक नेताओं के खिलाफ अभियान का हिस्सा है। और दिल्ली हाई कोर्ट में सांसद महुआ मोइत्रा मामले की सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में 31 अक्टूबर को सुनवाई होगी। बता दें कि हाई कोर्ट को मानहानि मामले में सुनवाई करनी थी। इन सब के बीच महुआ के वकील ने अपना नाम वापस ले लिया है। कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही देहदराई ने कोर्ट को बताया कि कल रात महुआ के वकील शंकर नारायणन ने उनसे संपर्क कर कहा कि वो उनके जो कुत्ते हैं हेनरी के बदले सीबीआई को की गई शिकायत वापस ले ले। I have absolutely no comments except to say that because Jai instructed me in a case, I had reached out to him yesterday, that is correct, and had asked him, look, is there any way of exploring a settlement? That's all that the conversation was about. Jai had said he'd get back to me. He didn't get back to me. Today when I appeared, Jai personally said he had an objection to me appearing. I immediately withdrew and I said I don't want to do this case. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अगर पहले हम बैकग्राउंड बता दें कि महुआ मोइत्रा पर उनके पुराने करीबी दोस्त जय देहदराई ने यह आरोप लगाया कि
महुआ मोइत्रा ने मशहूर और बड़े बिल्डर हीरानंदानी से पैसे लिए, फेवर्स लिए और उसके बदले उन्होंने केंद्र सरकार की इमेज ख़राब करने के लिए और एक देश के बड़े उद्योगपति अडानी ग्रुप की इमेज ख़राब करने के लिए संसद में सवाल पूछे। और आपको पता है संसद में अगर कोई सांसद सवाल पूछता है तो उसके अपनी महत्वता होती है, उसके अपना एक पक्ष होता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इस सवाल पूछने के लिए, सरकार की इमेज ख़राब करने के लिए, अडानी ग्रुप की इमेज ख़राब करने के लिए महुआ मोइत्रा ने पैसे लिए बिल्डर हीरानंदानी से और ये सारे सवाल पूछे। इसकी एक डिटेल शिकायत है वो जय देहाद्री ने सीबीआई में भी शिकायत फाइल की और उसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी संसद में जो एथिक्स कमेटी उसको पत्र लिख कर कहा कि महुआ मोइत्रा की सांसद जो सदस्यता है उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए और उन्होंने एथिक्स कमेटी को ये एक पत्र लिख करके इसकी मांग की। अब इसके बाद महुआ मोइत्रा ने 16 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट में निशिकांत दुबे और जय देहाद्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उन पर 2 करोड़ का मानहानि का दावा भी ठोका कि उन्होंने कहा कि ये सारे जो आरोप हैं बिना तथ्यों के हैं, बेसलेस हैं और उन पर जानबूझ करके ये उनकी इमेज ख़राब करने के लिए मढ़े जा रही हैं। वो एक विपक्ष की नेता हैं और एक मजबूत आवाज़ है विपक्ष की और इसीलिए उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और महुआ मोइत्रा ने ये भी मांग की थी अपनी याचिका में कि निशिकांत दुबे बीजेपी सांसद, जय देहाद्री और उनसे माफ़ी मांगे, हिंदी, अंग्रेज़ी और बंगाली भाषा में माफ़ी मांग करके और तीनों भाषाओं में अखबारों में पब्लिश कराएं और उनसे पब्लिक अपॉलॉजी करें। उन्होंने साथ में ये भी मांग की थी याचिका में कि जो मीडिया ट्रायल चल रहा है उस पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी जाए। आज जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो इस पूरे केस में जो डिफेंडेंट हैं जय आनंद देहाद्री ने कोर्ट शुरू होते ही कहा कि कल रात में महुआ मोइत्रा के वकील गोपाल शंकर नारायणन ने उन्हें संपर्क किया और कहा कि वो सीबीआई में की गई शिकायत महुआ मोइत्रा के खिलाफ वापस ले लें, उसके बदले में महुआ मोइत्रा जय को हेनरी जो उनका कुत्ता है वो वापस कर देंगे। आपको बताएं इसकी भी कहानी है। जय और महुआ मोइत्रा जब साथ रहते थे तो उन्होंने एक कुत्ते को अडॉप्ट किया, इसका नाम हेनरी है और जब वो अलग हुए तो इस कुत्ते की कस्टडी को लेकर के काफ़ी लड़ाई हुई, यहाँ तक कि मामला दिल्ली पुलिस के पास भी पहुँचा था। कुत्ते की कस्टडी महुआ मोइत्रा के पास है तो महुआ मोइत्रा ने अपने वकील के माध्यम से जय देहाद्री को कहा कि वो अगर सीबीआई की कंप्लेंट वापस ले लेते हैं तो जो हेनरी है वो कुत्ता है वो उसे जय को वापस कर देंगे। कोर्ट में जैसे ही ये बात जय देहाद्री ने बोली कि उन पर दबाव बनाने की कोशिश की वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने ये बात बोली कि हाँ उन्होंने संपर्क किया था जय को और वो चाहते थे इस पूरे मामले का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। पहले भी जय जो कि खुद भी एक वकील है और गोपाल सीनियर वकील हैं, उनको कई मैटर्स को लेकर उनकी बातचीत होती रही है। जैसे ही ये बात सामने आई गोपाल शंकर नारायणन ने केस से अपना नाम विड्रॉ कर लिया, यानी वो केस से वापस हट गए और अब इस पूरे मामले की तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। यानी अब 31 अक्टूबर तक महुआ मोइत्रा को कोई राहत नहीं मिलेगी। मीडिया में उनके खिलाफ जो खबरें चल रही हैं उस पर उनको कोई राहत नहीं मिली है और जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं मीडिया आउटलेट्स उसको दिखाने में स्वतंत्र रहेंगे। तो फिलहाल एक झटका ज़रूर है महुआ मोइत्रा को आज दिल्ली हाईकोर्ट में लगा है। सहयोगी पूजा आर्य के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।